हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास के अंदर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स हैं, उनमें एरोमेटिसिटी वाली प्रॉपर्टी होती है और ये सब क्या है ये तो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम खाली नोमेनक्लेचर देखेंगे और एरोमेटिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर है उसमें आईयूपीएसी ने कोई स्पेशल रूल उस पर अप्लाई नहीं किए। आईयूपीएसी ने क्या किया, जो एरोमेटिक कंपाउंड के ओल्ड नेम थे जिनको हम कॉमन नेमिंग या ट्रेवल सिस्टम कहते हैं, उन नेम्स को ऐसा का ऐसा एक्सेप्ट कर लिया और उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया, जो थोड़ी बहुत लिमिटेशन थी उसको चेंज करके और उसी तरह से उसके नेम दे दिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि HCOOH क्या है। HCOOH का जो कॉमन नेम है, ओल्ड नेम है, वो है फॉर्मिक एसिड। अब मैं बोलूं कि फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या है तो हम बोलेंगे मिथेनोइक एसिड। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ओल्ड नेम था वो तो था फॉर्मिक एसिड और इसका आईयूपीएसी नेम मिथेनोइक एसिड हुआ जो एंटायरली डिफरेंट है। सिमिलरली CH3COOH, इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड है। आईयूपीएसी नेम क्या है, इथेनोइक एसिड है। तो देखो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। COOH तो इसका कॉमन नेम क्या है, पुराना नेम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। आईयूपीएसी नेम क्या है तो इथेन डाइओइक एसिड। तो इस तरह से इतने बड़े चेंज एरोमेटिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में नहीं है। यहां तक कि बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड के नेम आईयूपीएसी ने ऐसे के ऐसे ले लिए जो कॉमन नेमिंग में दिए हुए थे। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, अब इसका कॉमन नेम क्या है, बेंजीन, तो आईयूपीएसी भी बेंजीन, यानी आईयूपीएसी ने इसके नेम में कोई फेरबदल नहीं किया। इसी तरह से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, फिनोल, तो आईयूपीएसी ने इसको फिनोली कहा। ऐसा क्यों कहा, ये आप जब एरोमेटिक केमिस्ट्री की डिटेल पढ़ेंगे ना, हम कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट में क्लियर हो जाएगा कि क्यों नहीं इनको लॉन्गेस्ट चेन और डबल बॉन्ड की पोजीशन ये सब क्यों नहीं डिफाइन करते हैं। ये इस क्लास का पार्ट नहीं है, केवल अब आप खाली जो मैं नेम बता रहा हूं उस पर फोकस करो। अब जैसे ये है तो इसका नाम कॉमन नेम एनिलीन है, तो आईयूपीएसी ने भी इसका नाम यू का यूं एनिलीन एक्सेप्ट कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। अब जैसे ये एरोमेटिक ईथर है OCH3, अब इट्स नेम इज एनिसोल, कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपीएसी बोथ। तो इनके ये पुराने नेम ही फेमस है। अब यहां देखो हमने ये ले लिया तो यहां पर ये हो गया हमारा फेनिटोल, ये एरोमेटिक ईथर है। इसी तरह से अगर यहां Cl लगा दिया तो इसका नेम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इधर CHO लगा दिया। अब इधर जब CHO लगा दिया तो अब इसका जो कॉमन नेम है वही आईयूपीएसी नेम है बेंजेल्डिहाइड। पर हाँ, साथ में आईयूपीएसी ने इसका एक नाम और रिकमेंड कर दिया, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। उसने कहा अगर आप बेंजेल्डिहाइड बोलोगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर इसका आईयूपीएसी नेम बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड भी रिकमेंड किया हुआ है तो अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि बेंजेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम क्या है, तब उस केस में आप बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड लिख सकते हो। इसी तरह से अगर यहां पर यानी सेकेंडरी सफिक्स, यहां पर अगर COOH लगा हुआ है बेटा, यहां पर अगर क्या लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम बेंजोइक एसिड है और आईयूपीएसी ने अपना नाम भी रिकमेंड किया, लेकिन फिर भी बेंजोइक एसिड को भी नेम इस मॉलिक्यूल के नेम को
इस मॉलिक्यूल का जो नेम है बेंजोइक एसिड है, वो भी IUPAC ने एज इट इज एक्सेप्ट कर रखा है। यानी अगर आपने इस IUPAC नेमिंग में इसको बेंजोइक एसिड कह दिया तो भी गलत नहीं किया जाएगा। पर स्पेशली अगर ये पूछा गया कि बेंजोइक एसिड का IUPAC नेम क्या दिया गया नया वाला, तो उस केस में लिखोगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से अगर हम यहां पर CONH2 ले लेते हैं, CONH2 तो एमाइड है, तो इसका IUPAC नेम हो जाता है बेंज एमाइड, बेंज एमाइड और बेंजीन कार्ब एमाइड। COCl है तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड और बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। CN है तो अगर यहां पर मैंने CN ले लिया तो उस केस में इसका नाम साइनोबेंजीन। अब इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा साइनोबेंजीन, और बेंजीन कार्ब नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। NC है तो बेंजीन आइसोनाइट्राइल और बेंजीन आइसोकार्ब नाइट्राइल भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये नेम दिए हुए हैं। तो ये डायरेक्ट नेम आपको लर्न ही करने हैं और ये इतना टफ भी नहीं है, रूटीन में आते रहते हैं तो हमको अपने आप ही याद हो जाते हैं ये। अब IUPAC ने कुछ जो फेरबदल की है, जो मैं बोल सकता हूं कि थोड़े इफेक्टिव फेरबदल हैं, वो क्या है वो डिस्कस कर लूं मैं एरोमेटिक नेमिंग में। जनरली ये मोनो सब्स्टिट्यूट्स के अंदर तो उसने मोनो सब्स्टिट्यूट यानी बेंजीन रिंग पे एक OH लिया हुआ है, ठीक है। डाई सब्स्टिट्यूट का मतलब दो सब्स्टिट्यूशन है, दो ग्रुप लगे हुए हैं। तो कॉमन नेमिंग ने क्या किया था, कॉमन नेमिंग ने डाई सब्स्टिट्यूट के नेम देने का तरीका अलग था और IUPAC का अलग था। क्या था वो एग्जांपल से ही समझ में आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले जो मैं बता रहा हूं वो देखो। तो IUPAC ने तो क्या किया, जहां पर फर्स्ट ग्रुप जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर है उसको 1 दे देगा, 1 2 3 4 5। पर पहले तो अगर ये एक ही ग्रुप लगा हुआ है तो 1 यहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6। अब कॉमन सिस्टम ने क्या किया, यानी ओल्ड सिस्टम ने ऑर्थो मेटा पेरा कार्बन डिफाइन किया। उसने क्या कहा, जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन है, कौन से हैं फंक्शनल ग्रुप, यानी नंबर 1 कार्बन से जो अटैच कार्बन है लेफ्ट एंड राइट पर 2 और 6 कार्बन को ऑर्थो पोजीशन कहा। उसने क्या कहा, ऑर्थो पोजीशन। 3 और 5 को, 3 और 5 को मेटा पोजीशन कहा उसने, और बिल्कुल सामने वाली पोजीशन को, 4th पोजीशन को पेरा कहा। ऑर्थो का मतलब नेबरिंग पोजीशन, पेरा का मतलब बिल्कुल जो सामने वाली पोजीशन है। अब जैसे मैं इसकी कुछ एग्जांपल दे रहा हूं तो उससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, अब इसमें Cl यहां लगा दिया, एक और दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया हमने, इसमें Cl यहां लगा दिया। तो अब इस केस के अंदर इसका नाम हो जाएगा 2 वाले कार्बन 1 2, तो इसका IUPAC नेम तो 2 क्लोरोफिनॉल है। फिनॉल को तो यूं का यूं IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया, पर इसका जो कॉमन नेम है बेटा वो ले लिया इसने ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ओ फिनॉल। तो ओ नहीं है बेटा, इसको प्रोनाउंस करेंगे ऑर्थोक्लोरोफिनॉल से। सिमिलरली अगर मैं यहां पर आ जाऊं तो ये 1 ये 2 ये 3, तो इसका IUPAC नेम आ जाएगा 3 क्लोरोप्रोपेन, सॉरी 3 क्लोरो
फिनॉल, और कॉमन नेम की बात करूं मैं तो मेटाक्लोरोफिनॉल, मेटाक्लोरोफिनॉल। और अगर मैं फोर्थ पोजीशन पे Cl लगा दूं, यहां लगा दूं, तो वो 4 क्लोरोफिनॉल और पैराक्लोरोफिनॉल हो जाएगा। तो कॉमन नेमिंग तो ऑर्थो, मेटा और पैरा प्रीफिक्स यूज करता है, और आईयूपीएसी ने ऑर्थो, मेटा, पैरा प्रीफिक्स हटा दिए और उसकी जगह 1 2 3 4 नंबरिंग वाला कंसेप्ट या रूल अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हम, अब यहां पर सपोज करो फिनॉल नहीं है, या फिनॉल की जगह CHO आ गया बेटा, तो अब इस केस के अंदर इसको मैं हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं। अब क्या हो जाएगा, बात तो वो की वही रहेगी। अब क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजल्डिहाइड को भी आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इसको बेंजल्डिहाइड बोलने के लिए तैयार हूं, पर उसने कहा मेरी तरफ से बेंजल्डिहाइड का नाम बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी है। अगर आपकी इच्छा हो, आपको अच्छा लगे तो उसको बेंजीन कार्बेल्डिहाइड बोलो, लेकिन अगर आप बेंजल्डिहाइड को बेंजल्डिहाइड ही कह रहे हो तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसीलिए इसको मैं 2 क्लोरो बेंजल्डिहाइड भी बोल सकता हूं, और इसी तरह से इसको 3 क्लोरो बेंजल्डिहाइड बोल दूंगा, और ये हो जाएगा। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो बेंजल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेटाक्लोरो बेंजल्डिहाइड। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है आईयूपीएसी और कॉमन नेम में। कॉमन नेम जो ओल्ड कन्वेंशन था। अब वैसे भी मैं आज वाली क्लास से ही एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की कॉमन नेमिंग स्टार्ट करने वाला हूं, आज वाली क्लास में स्टार्ट हो जाएगा, और वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट भी कर दूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि कॉमन नेमिंग अभी मैं बेसिक आइडिया ही कॉमन नेमिंग का लूंगा, क्योंकि ये भी कॉमन नेमिंग भी क्या होता है, जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे, हमारे चैप्टर जैसे जैसे ग्रोथ करेंगे, वैसे वैसे चैप्टर्स के अंदर कॉमन नेमिंग हम यूज करते रहेंगे, तो हमको धीरे धीरे वो लर्न हो जाती है, याद हो जाती है। अगर हम एक साथ बहुत सारी कॉमन नेमिंग पढ़ लेते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, वो नाम ही याद नहीं रहते हैं, फिर भूल जाते हैं। धीरे धीरे वो आप ग्रोथ करोगे, कॉमन नेमिंग के नेम्स अपने आप याद होंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये तो थोड़ा सा मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहा था कि इनकी नेमिंग कैसे करेंगे। कुछ स्पेशल 2-4 नेम जो फ्रिक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या हमारे बुक्स के अंदर हैं, जैसे ये देखो, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। 2-4 नेम ही ऐसे, और बाकी तो मैंने कहा चैप्टर के साथ आ जाएंगे। जैसे ये है, तो ये कीटोन हो गया, क्योंकि CO है ये। एल्डिहाइड तो ये होता है बेटा CHO, ठीक है ना, या तो C डबल बॉन्ड O है, तो ये एरोमेटिक कीटोन्स है। इनको हम बोलते हैं एरोमेटिक कीटोन्स, क्योंकि C डबल बॉन्ड O ग्रुप एरोमेटिक कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। जैसे फिनॉल है, तो फिनॉल में आपने क्या देखा, फिनॉल में OH डायरेक्टली किससे बॉन्डेड है, एरोमेटिक रिंग से, तो हम इसको बोलेंगे एरोमेटिक एल्कोहल। एनिलीन है, एनिलीन में NH2 डायरेक्टली बॉन्डेड है एरोमेटिक रिंग से, तो हम इसको बोलेंगे एरोमेटिक एमीन। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ये है, अब कुछ स्टूडेंट इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को भी एरोमेटिक एमीन कह देंगे, इट इज रॉन्ग। इसमें एरोमेटिक रिंग है, यस है, पर इट इज नॉट एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन तब कहा जाएगा जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ हो, एरोमेटिक रिंग से, जबकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप NH2 एरोमेटिक रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, वो साइड चेन में जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, तो इट इज एलिफेटिक एमीन, इट इज एरोमेटिक एमीन। इसी तरह से यहां OH होगा तो एरोमेटिक एल्कोहल, यहां OH होगा तो वो एलिफेटिक एल्कोहल। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहां पर, अब ये कीटोन है बेटा, अब इसको इस तरह के कीटोन्स को हम बोलते हैं फिनाइल, ठीक है, फिनाइल एल्केनॉन। फिनाइल एल्केनॉन है, ये फिनाइल एल्केनॉन है। 1 फिनाइल एल्केनॉन है, पर 1 को हम यहां इसीलिए नहीं लिखेंगे, 1 नंबर का यहाँ कोई इंपॉर्टेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि कोई इसका दूसरा आइसोमर नहीं बनता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहां पर ये ले लिया, CH3 ले लिया, तो अब इस केस में इसका जो आईयूपीसी नेम हो जाएगा वो हो जाएगा फिनाइल, और फिर बाकी कितने कार्बन 2, ठीक है, तो फिनाइल इथेनॉन,
फिनाइल इथेनॉल। और इसी तरह से अगर मैं ये ले लूं CO CH2 CH3, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल प्रोपेनॉन। तो ये है बेटा इसका नाम। और इसका जो कॉमन नेम है वो है एसिटोफिनॉन। अब ये एसिटोफिनॉन के नाम से ज्यादा फेमस, 12 के अंदर एसिटोफिनॉन फ्रिक्वेंटली यूज होता है। एक और इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूं जो भी 12 के अंदर है, काम का है, और जो पॉइंट एनसीईआरटी बुक में है, जो नेम जो पॉइंट, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जैसे यहां पर दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग लगी हुई है, अब कार्बन तो एक ही है, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा डाइफिनाइल, क्योंकि 1,1 डाइफिनाइल, तो 1,1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन है जिससे दोनों एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है। तो ये डाइफिनाइल मिथेनॉन हो गया बेटा, डाइफिनॉन मिथेनॉन। और इसका कॉमन नेम है बेंजोफिनॉन, कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड आपके नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो यह है नेफ्थलीन। दिस इज द नेफ्थलीन, C10H8। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड नेफ्थलीन। और अगर मैं नेफ्थलीन का, ये देखो आप, CH है, हर कॉर्नर CH को बता रहा है। ठीक है, अब यहां पर ये जो दोनों कार्बन है जिसपे मैंने ब्लू सर्कल कर दिए, इस पे कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों ग्रुप की वैलेंसी ऑलरेडी 4 है। यानी अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि यहां NH2 लगा दिया, गलत हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी। तो यहां पर यानी ये जो दोनों ब्रिज कार्बन है, ब्रिज कार्बन का मतलब यह कॉमन कार्बन है जो दोनों एरोमेटिक रिंग के अंदर, या ब्रिज कार्बन है जो दोनों एरोमेटिक रिंग को जोड़ रहे हैं। तो ये जो कॉमन कार्बन है, इन पे कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं आता है। हाँ, बाकी ये जो रिमेनिंग 8 हाइड्रोजन है, जो ये रिमेनिंग 8 हाइड्रोजन है, ये जो 8 हाइड्रोजन है, इन पे सॉरी ये रिमेनिंग जो 8 कार्बन्स हैं, ये जो रिमेनिंग 8 कार्बन्स हैं, इन 8 कार्बन्स पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इन हाइड्रोजन की जगह कोई नया ग्रुप आ सकता है। तो IUPAC ने ना इसके नंबरिंग की है, वो इस तरह से की है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि जो 1 वाला कार्बन 1 4 5 8 1 4 5 8। अब अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कैसे भी स्टार्ट करो, 1 4 ये जो है जिसपे मैंने ये कर दिए रेक्टेंगुलर बना लिए, ये जो मैं अब बना रहा हूं, ये जो बॉक्स देख रहे हो, इनको हटा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो आपको, ठीक है। तो ये जो 1 4 5 8 ये सारे हाइड्रोजन एक जैसे ही हैं। आप 1 यहां से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 यहां आ जाएगा, 5 6 7 8 यहां आ जाएगा। तो 1 4 5 8 ये सिमिलर हाइड्रोजन है, और इन हाइड्रोजन को अल्फा H एटम कहा गया। क्या कहा गया? अल्फा H एटम कहा गया। और रिमेनिंग 2 3 6 7 इसको बीटा H एटम कहा गया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ये कॉमन नेमिंग में कहा हुआ है बेटा। जैसे अब इसके इतना ज्यादा डिटेल अभी मैं नहीं लूंगा, बस काफी इतना कि आपको इतना मालूम है कि नेफ्थलीन में दो तरह के हाइड्रोजन एटम है, कार्बन एटम है, सॉरी, हाँ सीधी बात है। इन हाइड्रोजन को तो अल्फा एच एटम कहेंगे और कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन एटम, और यहां बीटा कार्बन। कंफ्यूजन नहीं रखो बेटा, ये जो कार्बन है इनको, इन कार्बन को अल्फा कार्बन, और ये जो इन अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है उनको अल्फा एच एटम। तो हम कार्बन की बात करेंगे तो 1 4 5 8 अल्फा कार्बन है। हाइड्रोजन कौन से हैं? जो 1 कार्बन के 1st 4th 5th और 8 कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब अगर ये लगा दिया तो इसका नाम दिया अल्फा नेफ्थोल। इसका नाम क्या दिया गया? अल्फा नेफ्थोल। तो ये अल्फा नेफ्थोल ही इसका फेमस नेम है। और अगर इस OH को यहां लगा दिया गया तो ये है बीटा नेफ्थोल, तब ये है बीटा नेफ्थोल, तब हम इसको बोलेंगे बीटा नेफ्थोल। और अगर यहां से हटाकर आपने यहां लगा दिया तो भी इसका नाम है बीटा नेफ्थोल। और अगर आपने यहां से हटाकर इसको यहां लगा दिया तो वो वही तो है, OH इधर नहीं आके इधर आ गया, यानी मॉलिक्यूल को पलट दिया, तो ये है अल्फा नेफ्थोल। अगर आपने यहां लगा दिया OH को यहां से हटाकर तो ये भी अल्फा नेफ्थोल है। यानी इन चारों में से किसी भी कार्बन पर अगर OH लगा हुआ है तो उसको अल्फा नेफ्थोल, OH लगा हुआ है तो अल्फा नेफ्थोल, Cl लगा हुआ तो अल्फा क्लोरोनेफ्थोल, इस तरह से। और अगर ये जो रेड सर्कल है, इन रेड सर्कल में किसी पर भी OH लगा हुआ है तो हम बोलेंगे बीटा नेफ्थोल। Cl लगा हुआ है तो बीटा क्लोरोनेफ्थलीन, इस तरह से इसके नेम दिए जाते हैं। पर ये हमारे इतने ज्यादा सिलेबस में नहीं है तो इसके ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, वो हमारा फिर टाइम वेस्ट है बेटा। अब इसी तरह से एक मॉलिक्यूल और होता है बेटा जिसको हम एंथ्रेसीन कहते हैं। तो एंथ्रेसीन का कंसेप्ट देख लेते हैं। एंथ्रेसीन में क्या है, क्योंकि जो पॉइंट हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसमें बियॉन्ड स्कोप नहीं जाना है, फिर तो सब्जेक्ट का कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे स्काई की कोई हाइट नहीं है, आप चले जाओ इनफाइनाइट हाइट है, तो इसी तरह से सब्जेक्ट भी बहुत वास्ट है। इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन। पर ये कुछ फेमस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसीलिए मैं इनका नाम यहां लिख रहा हूं और आपको बता रहा हूं। अब अगर मैं इसके अंदर देखूं तो ये CH, ये CH, ये CH, ये CH, C, CH, 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 CH और ये CH। अब इसका फॉर्मूला देखें हम तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये हो गया हमारा C14 H10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन बहुत ज्यादा है, देखो C14 H10। तो एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन बहुत ज्यादा होने की वजह से जब एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम बर्न करते हैं तो बिल्कुल स्मोकी फ्लेम बाहर आती है, जबरदस्त काले धुएं वाली। जैसे टायर जलता है ना, कभी टायर या रबड़ जलते हुए देखा हो तो किस तरह से स्मोक निकलता है, ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, उस तरह से ये एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी हैं वो जैसे पेट्रोल और डीजल है ना, उससे भी तेजी से, उससे भी ज्यादा फास्ट स्पीड से एरोमेटिक कंपाउंड फ्लेम कैच करते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली इनफ्लेमेबल, वो बहुत तेजी से आग पकड़ते हैं बेटा। और एक बार अगर एरोमेटिक कंपाउंड में आग लग जाए तो उसको बुझाना भारी काम है। और जबरदस्त ब्लैक कलर का डेंस
स्मोक बार आता है, धुआं बार आता है। तो इसीलिए इसको हैंडल कर एरोमेटिक कंपाउंड अब कभी भी आपके पास हो तो फ्लेम से उसको दूर ही रखा करो, बहुत तेजी से फ्लेम कैच करते हैं। अब हम यहां देखें तो यहां पर भी है ना, इसके अंदर नंबर कर रहा हूं मैं, तो ये देखो 1 2 3 4। अब 4 के बाद 5 6 7 8 यूं कहा गया है, इसको 9 और 10 कहा गया है। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हकीकत में नेफ्थलीन में ये दो रिंग थी, तो दोनों रिंग को दूर करके बीच में नया रिंग बना दिया। तो यहां पर देखो फिर 1 4 5 8 एक जैसे कार्बन है, तो इनको अल्फा एच एटम और अल्फा कार्बन एटम बोलेंगे। 2 3 6 7 एक जैसे हैं, तो इनको बीटा एच एटम या बीटा कार्बन एटम बोलेंगे। H है तो बीटा एच एटम, कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये वाले कार्बन बीटा कार्बन एटम। और 9th और 10th को हम अल्फा बीटा और ये गामा एच एटम, या फिर कार्बन है तो गामा कार्बन एटम कहेंगे। तो यहां 3 तरह के हाइड्रोजन है, 3 तरह के कार्बन है, अल्फा बीटा गामा। अब यहां पर वही है, अगर 1 4 8 और 5 इस पर अगर कोई जैसे Cl आ गया तो उसका नाम हो जाएगा अल्फा क्लोरो एंथ्रेसीन। जैसे 1 4 5 या 8 इनमें से कहीं पर भी एक हाइड्रोजन हटा के आपने क्लोरीन लगा दिया तो इसका नेम हो जाएगा अल्फा क्लोरो एंथ्रेसीन। और अगर 2 3 6 और 7 में किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर आपने क्लोरीन लगा दिया तो बीटा क्लोरो एंथ्रेसीन हो जाएगा। 9 और 10 में से किसी एक कार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर Cl लगा दिया तो वो गामा क्लोरो एंथ्रेसीन होगा। अब मैंने क्या कहा, अब आपको ने ज्यादा नहीं सोचना है कि सर इसमें 2 लगा दे 3 लगा दे, ये अब हम इसको डिस्कस अपने आप डिस्कस होता रहेगा। ये आगे जब चैप्टर आएंगे और एरोमेटिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स आएंगे, तो वहां पर भी नेमिंग रिवाइज होती है और कंसेप्ट आगे बढ़ते रहते हैं, तो वहां आप सीख लोगे अपने आप। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बताया और एरोमेटिक्स जो इंपॉर्टेंट नेम थे या जो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखने वाली थी वही डिस्कस किया। अब मैं कॉमन नेमिंग की तरफ इस क्लास को डाइवर्ट कर रहा हूं। अब हम एक तरह से अपना ट्रैक चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्रैक तो वैसे इस क्लास में चेंज ही हो चुका है, क्योंकि प्रीवियस क्लास के अंदर हम IUPAC कंप्लीट कर चुके थे। आज हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया, ठीक है। और अब एरोमेटिक कंपाउंड के बाद मैं अब क्लास ओवर नहीं करूंगा, मैं आज आपको कॉमन नेमिंग इसी क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं। और कॉमन नेमिंग में मैं सबसे पहले आपको सिंपल एल्काइल ग्रुप डिस्कस कर लेता हूं, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा कॉमन नेमिंग कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप्स क्या हैं और एल्काइल ग्रुप की कॉमन नेमिंग क्या है, तो देखो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन फॉर्मूला। एल्केन का कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, CnH2n+1। दिस इज एल्केन और दिस इज एल्काइल। एल्केन इज RH, तो इसको हम R लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH4 इज मीथेन, CH3 इज अ मिथाइल। अब ये चीज तो आप जानते ही हो। C2H6 इज कॉल्ड इथेन। पर हम अगर मेरे प्रीवियस क्लासेस में देखो तो हमने एल्काइल ग्रुप के बारे में डिटेल डिस्कस नहीं किया है। ये एल्काइल ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो कॉमन नेमिंग ने ओल्ड सिस्टम से ही आ रहा है, ट्रेवल सिस्टम से ही आ रहा है। IUPAC ने थोड़े बहुत फेरबदल किए हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हमारा आज वाला मेन टॉपिक है कॉमन नेमिंग, ट्रेवल सिस्टम। तो ट्रेवल सिस्टम कॉमन नेम क्या कहता है? ट्रेवल सिस्टम कॉमन नेम कहता है, तो किसी का भी कॉमन नेम जब हम लिखते हैं तो कॉमन नेम होता है नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप
नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप प्लस नेम ऑफ एफ जी का मतलब फंक्शनल ग्रुप है। कॉमन नेम यहां लेंगे तो नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप प्लस नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl, तो इसको बोलेंगे नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, तो CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप तो सीधा क्लोराइड, ये मिथाइल क्लोराइड हुआ। ये क्या है? CH3CH2 इथाइल हुआ, Cl लगा दिया तो इथाइल क्लोराइड हुआ। तो ये कॉमन नेम है बेटा। इसका आईयूपीसी नेम क्लोरोमीथेन है, इसका आईयूपीसी नेम क्लोरोइथेन है। अगर मैंने यहां OH ले लिया, अगर मैंने यहां OH ले लिया बेटा, तो ये इसका आईयूपीसी इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। अब मैं कॉमन नेम डिस्कस कर रहा हूं, इसमें आईयूपीएसी मत डालना, इथाइल अल्कोहल। जबकि इसका आईयूपीसी नेम मिथेनॉल है, कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल है। CH3CH2OH का आईयूपीएसी नेम इथेनॉल है, कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल है। डिफरेंस समझो। कॉमन नेम क्या कहता है? नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप प्लस नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। NC लगा दिया, NC लगा दिया तो मिथाइल आइसोसाइनाइड और इथाइल आइसोसाइनाइड। ये कॉमन नेम है। आईयूपीसी नेम था मिथेन आइसोनाइट्राइल, इथेन आइसोनाइट्राइल। तो आपको बेसिक चीज बताइए मैंने अभी कि कॉमन नेम क्या है? नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्लस नेम ऑफ, अगर मैंने यहां NH2 ले लिया तो मिथाइलेमीन, इथाइलेमीन। मिथाइलेमीन इज अ कॉमन नेम, कॉमन नेम है। आईयूपीसी नेम तो मिथाइलेमीन था, इसका आईयूपीसी नेम इथेनेमीन था। तो आपको समझ में आ गया कॉमन नेम का मतलब क्या? नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप प्लस नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसका मीनिंग समझाया। तो चलो हम पहले एल्काइल ग्रुप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि एल्काइल ग्रुप्स क्या हैं। तो मिथाइल इथाइल देखा। अब ध्यान देना, कॉमन नेम ने एन एल्केन कहा। एन एल्केन का मतलब होता है, एन एल्केन का मतलब होता है बेटा स्ट्रेट चेन। एन एल्केन्स क्या है? तो 3 कार्बन से स्टार्ट होगा मिथाइल इथाइल के बाद। इसको हम बोलते हैं एन प्रोपाइल। CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हम कहते हैं एन ब्यूटाइल। CH3 CH2 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 CH3, इट्स कॉल्ड एन पेंटेन। सॉरी बेटा, सॉरी। इसको बोलेंगे एन प्रोपेन, इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन, इसको बोलेंगे एन पेंटेन। एन एल्केन की बात कर रहा हूं। एन एल्केन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 is called N propane. CH3 CH2 CH2 CH3 is called N butane. CH3 CH2 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 CH3 is called N pentane. सारे के सारे स्ट्रेट चेन है। अब इनमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो N एल्काइल बन जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा। CH3 CH2 CH2, एक हाइड्रोजन हटाया, टर्मिनल से हटाऊंगा मैं, बीच में से नहीं, फिर उसका नाम बदल जाएगा। केवल प्रैक्टिस से ही आपके कॉन्सेप्ट और चीजें समझ में आएगी। आप साइकिल सीखो, मोटरसाइकिल सीखो, कार सीखो, कोई भी व्हीकल बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख सकते हो, तो फिर
इनको मेरे पढ़ाने से कैसे सीख जाओगे? मेरे पढ़ाने से आपको एक बातें समझ में आ जाएगी, बेस मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगा, फिर उसको फॉलो अप करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप कॉन्फिडेंस फील करोगे, क्योंकि वो आ जाएगी चीजें आपको। अब ये एन प्रोपेन है, अब इसको बोलेंगे हम एन प्रोपाइल, इसको बोलेंगे हम एन ब्यूटाइल, इसको बोलेंगे हम एन पेंटाइल। मतलब स्ट्रेट है, क्योंकि बीच में आ गए तो ब्रांचिंग हो गई, टर्मिनल से ही निकालेंगे हम, बीच में से निकालेंगे तो क्या बोलेंगे वो तो मैं बता ही रहा हूं, उसकी चिंता। अब आगे मत सोचो, जब पढ़ाया जा रहा है वो देखो। स्टूडेंट क्या सोचते, अरे सर बीच में से निकाल दूं तो मैं, सर इस CH3 को यहां ले लूं तो ऐसे स्टूडेंट कभी नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव अप्रोच वाले स्टूडेंट है, वो कभी भी सब्जेक्ट को लर्न नहीं कर पाएंगे। हमेशा हर चीज अपन स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, पहली स्टेप से फिर दूसरी आएगी, दूसरे से तीसरी स्टेप आएगी। आप फर्स्ट स्टेप से जंप करके फोर्थ स्टेप पे नहीं जा सकते, जंप लगाओगे तो गिर जाओगे। तो वो यहां पर भी यही है, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उन्हीं पॉइंट पे ध्यान दो, क्योंकि आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है वो ऑलरेडी आपको लगेगा भी 5 मिनट बाद उसी चीज को मैं एक्सप्लेन करने लग गया हूं। अब ये एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, एन पेंटाइल, यानी हमको टर्मिनल से निकालेंगे, स्ट्रेट लास्ट में वैलेंसी फ्री रहेगा। अब देखो, अब अगर मैंने यहां Cl लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल क्लोराइड, OH लगा दिया तो एन प्रोपाइल एल्कोहल, अगर मैंने यहां NH2 लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल अमीन, अगर मैंने यहां Cl लगा दिया तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ये इसके कॉमन नेम है। कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइल ग्रुप प्लस नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब अगर मैंने यहां OH लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा एन पेंटाइल एल्कोहल। अब ये कॉमन नेम है, ये पूरा IUPAC से पहले आए हुए नेम्स हैं, जो इतने सिस्टमेटिक नहीं है, तो इसलिए इनको हटाना पड़ा, क्योंकि जनरली कॉमन नेमिंग 5 कार्बन तक तो ठीक ठीक चल जाती है और डाइजेस्ट भी हो जाती है, यानी समझ में भी आ जाती है। 5 कार्बन, आफ्टर 5 कार्बन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो हम न तो लिसन करके उसका नाम अगर मैं बोलूं तो आप फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे, और अगर मैं फॉर्मूला दे दूंगा तो उसका नेम नहीं लिख पाओगे, जब तक कि आपको वो रटा हुआ नहीं हो। IUPAC नेम की क्या ब्यूटी है? IUPAC नेम ने ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर मैंने कोई नेम लिया तो आप उसका फॉर्मूला बना दोगे। अब जैसे मैंने बोला 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनॉल, तो आप उसका फॉर्मूला लिख सकते हो। मैंने कहा इथेनोइक एसिड, तो आप उसका फॉर्मूला लिख सकते हो। मैंने कहा एसिडिक एसिड, तो आप सोच में पड़ जाओगे। ये बात अलग है कि अभी मैंने बताया कि एसिडिक एसिड, इथेनोइक एसिड एक ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने आपको कहा कि एसिडिक एसिड का फॉर्मूला लिखो, तो जिस स्टूडेंट को एसिडिक एसिड का फॉर्मूला रटा होगा वो लिख देगा, बाकी नहीं लिखेगा। लेकिन मैंने कहा इथेनोइक एसिड का लिखो, तो आप तेजी से लिख दोगे, क्योंकि इथेनोइक एसिड में क्लियर 2 कार्बन है और इथेनोइक है OICACOH CH3COH। तो मैं यही कह रहा हूं कि IUPAC नेमिंग को सिस्टमेटिक नेमिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपको कोई टीचर उसका फॉर्मूला बोर्ड पे लिख रहा है तो आप उसका नेम लिख दोगे, और अगर कोई टीचर नेम लिख रहा है तो उसका आप फॉर्मूला लिख दोगे, इसीलिए इसको सिस्टमेटिक नेमिंग कहते हैं। और कॉमन नेमिंग में तो मैंने कह दिया नियो पेंटाइल क्लोराइड, अब लिखो इसका फॉर्मूला, आप नहीं लिख सकते हैं जब तक कि वो रटा हुआ नहीं हो, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, तो एन प्रोपाइल एमीन, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन पेंटाइल एल्कोहल। पेंटाइल को एक नाम और दिया कॉमन नेमिंग ने, एमाइल, तो एन एमाइल एल्कोहल। तो पेंटाइल का जो सिनोनिम है, सिनोनिमस है, पर्यायवाची है, वो एमाइल भी है, यानी पेंटाइल की जगह अगर एमाइल लिख दिया तो चलेगा, पर आप ध्यान रखना कि पेंटाइल को एमाइल कहते हैं, हम पेंटाइल ही यूज करते हैं। तो ये तो था एन एल्केन और एन एल्काइल। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आइसो एल्केन एंड आइसो एल्काइल क्या होते हैं। तो आइसो एल्केन
में आइसो एल्केन ये होते हैं बेटा, CH3 CH CH3 R। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आइदर लेफ्ट टर्मिनल और राइट टर्मिनल, उस पे ये तो होगा ही, CH पे 2 CH3 होंगे ही, CH पे 2 CH3 होंगे। ये बॉक्स या तो राइट में नजर आ जाएगा या लेफ्ट में नजर। अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये बॉक्स नजर आ जाए, यानी इस CH पे 2 CH3 इस तरह का स्केलेटन नजर आ जाए, अरेंजमेंट नजर आ जाए, तो उसको आइसो बोलना है। देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे CH3 CH CH3 CH3। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, CH3 CH2 CH CH3। ध्यान दो बेटा, तो यहां पर 1 2 3 4 ब्यूटेन है। अब इसको एन ब्यूटेन तो बोलेंगे नहीं। अब आईयूपीसी नेम तो 2 मिथाइल प्रोपेन है, मैं आईयूपीसी नेम की बात ही नहीं कर रहा हूं बेटा। अब इसको बोला जाएगा आइसोब्यूटेन। क्या बोला जाएगा? कॉमन नेमिंग ने क्या कहा? 1 2 3 4 कार्बन वाली एल्केन है, बोल दो ब्यूटेन। CH पे 2 CH3 है तो लगा दो प्रीफिक्स आइसो, तो आइसोब्यूटेन। यहां पर भी इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो पेंटेन। और यहां पर यह भी क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन। अब CH पे 2 CH3 देखा और हमने लिख दिया आइसो एल्केन। अब इसमें टर्मिनल से फिर हमने हटाया एक हाइड्रोजन और एल्काइल बनाया, क्योंकि हम इसका आइसो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ, टर्मिनल से निकालना, बीच में से अभी नहीं निकालेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। CH पे 2 CH3, CH पे 2 CH3, यानी आइसो ग्रुप यहां पर भी मेंटेन है। अब ये क्या है? 4 कार्बन वाला है, लेकिन इसमें से एक हाइड्रोजन, आइसोब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया है, तो अब इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटाइल। तो आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल। आइसोएमाइल भी बोल सकते हैं, और अगर एक कार्बन और बढ़ा दूं तो आइसोहेक्सेन हो जाएगा, पर मैंने कहा ना हम अप टू 5 कार्बन तक ही देखेंगे। अब यहां Cl लगा दिया तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, यहां OH लगा दिया तो आइसोपेंटाइल अल्कोहल, इसकी जगह Br लगा दिया तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसकी जगह NH2 लगा दिया तो आइसोब्यूटाइल अमीन। इस तरह से नाम हो जाएगा। NO2 लगा दिया तो आइसोब्यूटाइल नाइट्रेट, आइसोब्यूटाइल नाइट्रेट। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप लगा दिया आपने, ठीक है। अब कुल मिला के आपको आइसो समझ में आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप तो OH को एल्कोहल, Cl को क्लोराइड, Br को ब्रोमाइड, Cn को साइनाइड, या Cn लगा दिया तो आइसोब्यूटाइल साइनाइड, या Cn लगा दिया तो आइसोपेंटाइल साइनाइड। इस तरह से नेम देते हैं, कॉमन नेमिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंडरी एल्काइल। क्या होते हैं सेकेंडरी एल्काइल? क्या होते हैं देखो, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एस एल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप क्या होता है? R C H R, दिस इज। अब मैं आपको बता दूं,
आपको आगे बढ़ूं मैं, सेकेंडरी टर्शियरी एल्काइल ग्रुप तो मैं क्लियर कर दूं। कार्बन को भी, कार्बन स्केलेटन के अंदर कार्बन को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन में क्लासिफाई किया हुआ है। तो वो क्या होते हैं देखो, देखते हैं हम इसको। तो जैसे ये कोई कार्बन स्केलेटन है, अब बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है जो मैं नहीं लिख रहा हूं। अब जैसे यहां है और ये एक स्केलेटन है, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट है बेटा। अब यहां पर इस कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन कहेंगे। ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो। ये कार्बन देखो 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन देखो 3 डिग्री कार्बन और टर्शियरी कार्बन। ये कार्बन देखो तो 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन देखो तो 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन देखो तो प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। तो 4 डिग्री कार्बन को हम, 4 डिग्री कार्बन को हम क्वार्टनरी कार्बन कहते हैं। इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डिग्री को P से, 2 डिग्री को S से T। तो यहां पर आप देख लो, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्ट 4 कार्बन से बॉन्डेड है ना, इसलिए इसको 4 डिग्री कार्बन कहेंगे। ये वाला कार्बन देखो तो इधर और इधर 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन हो गया। ये वाला कार्बन देखो तो 1 2 3 1 2 3 यानी डायरेक्ट 1 2 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो 3 डिग्री कार्बन हो गया। ये वाले जो कार्बन है, ठीक है, ये केवल एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गए। तो आपको समझ में आ गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन कौन होते हैं। और 1 डिग्री कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे उनको प्राइमरी हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। 2 डिग्री कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे उसको 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। 3 डिग्री कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनको 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। जिस कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वही नाम हो जाएगा। क्वार्टनरी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वार्टनरी हाइड्रोजन का मतलब यही हो गया कि जब चारों वैलेंसी, इस कार्बन की चारों वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो गई, कार्बन से हो गई, तो इस पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन तो आ ही नहीं सकता। तो क्वार्टनरी हाइड्रोजन नहीं हो सकता, लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हाइड्रोजन होते हैं। ध्यान दो बेटा। तो यहां पर सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप वो होता है, ध्यान देना, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप वो होता है जहां पर सेकेंडरी कार्बन का 1 वैलेंसी लेस हो, सेकेंडरी कार्बन पर वैलेंसी फ्री हो, सेकेंडरी कार्बन पर वैलेंसी फ्री हो। यानी सेकेंडरी कार्बन, सपोज करो ये कार्बन है और ये केप हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। तो सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन हटाया, सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन हटाया, तो अब जो एल्काइल ग्रुप बनेगा उस एल्काइल ग्रुप को हम बोलेंगे सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। देखो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अब इसमें एक कंफ्यूजन आ जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों RCH3 है तो वो आइसो में चला जाएगा। अब ये एक्सेप्शन है, इसको आपको डाइजेस्ट ही करना है कि अगर ये दोनों RCH3 है तो हम इसको आइसो बोलेंगे। अगर ये दोनों R क्या है, ये दोनों RCH3 हैं तो हम इसको आइसो बोलेंगे। बाकी सबको क्या बोलेंगे, बाकी सबको हम बोलेंगे आइसो नहीं बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे। कैसे अभी समझा रहा हूं, ये एक ही बात है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि अगर CH पे 2 CH3 हैं तो उसको आइसो कहा जाएगा। यानी अगर यहां पर Cl लगा लिया जाए तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, OH लगा जाए तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ध्यान दो। लेकिन उसके अलावा सारे, जैसे ये देखो, अब मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसको तो साइड में रखो। ये देखो, अब मैंने एक ले लिया CH3 CH2 CH CH3, तो यहां पर ये वैलेंसी इनकंप्लीट है। और ये जो ब्लू कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है,
क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। यो तो सेकेंडरी ये भी है, लेकिन इसको हम आइसो ही कहेंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शन मान लो, इसको अलग कर लो, इसको माइंड से सेपरेट कर लो और आइसो वाले बैंक में डाल दो, आइसो वाले सेविंग बैंक में डाल दो इसको। अब यहां पर ये हो गया, यानी मैं इसको वापस लिख रहा हूं तो एक तरह से CH3 CH2 CH2 CH3 है, ये तो है N ब्यूटेन। अब अगर मैं इसको, तो इसको मैं बोलूंगा से कितने कार्बन है 1 2 3, वो क्यों लिखा अभी समझ में आएगा, पहले इधर देखो CH3 CH2 CH, तो ये सेकेंडरी कार्बन पर ये हमारी वैलेंसी फ्री है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? वो तो आप बोलोगे सर आपको कौन मना करेगा, आप जैसे भी लिखो, पर मैं जो भी लिखूंगा वो गलत नहीं लिखूंगा। CH3 CH CH3 ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसको इधर ले लिया, एक ही बात है दोनों। ये मेरा ब्लू वाला कार्बन और ये ब्लैक वाली। तो इसमें क्या है, सेकेंडरी कार्बन पर एक्स्ट्रा वैलेंसी फ्री है, तो हम इसको बोलेंगे एस ब्यूटाइल। इसको क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। यानी अगर आपको एन ब्यूटेन से कि इन दोनों में से किसी भी एक हाइड्रोजन से, इन दोनों में से किसी भी कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन हटा दो तो यही बनने वाला है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, अरे बेटा ये देखो CH3 CH ये एक ही चीज है, तो ये एस ब्यूटाइल है सारे, ये भी एस ब्यूटाइल है, ये भी एस ब्यूटाइल है, ये भी एस ब्यूटाइल है। अब अगर हमने यहां Cl लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा एस ब्यूटाइल क्लोराइड, OH लगा दिया तो एस ब्यूटाइल अल्कोहल, NH2 लगा दिया तो एस ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन, NH2 लगा दिया तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन AMINE। तो ये हुआ बेटा इसमें। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब एन ब्यूटेन से इन दोनों में से अगर हम कहीं से भी हाइड्रोजन हटा दें तो एस ब्यूटाइल, और अगर इसमें से या इसमें से अगर मैं यहां से या फिर यहां से कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा दूं, ठीक है, तो जो बनेगा वो एन ब्यूटाइल बन जाएगा। ठीक, तो जिन स्टूडेंट के माइंड में पहले क्वेश्चन आ रहा था कि सर यहां से नहीं हटा के बीच में से हटा दें तो उसको एस ब्यूटाइल बोलते हैं, पेशेंस रखो, ठीक है, स्टेप वाइज से आगे बढ़ेंगे। पहले एन समझ में आएगा, आइसो समझ में आएगा, फिर सेकेंडरी का नंबर आएगा, तो आ गया सेकेंडरी का नंबर। तो अब अगर इसमें यहां से हाइड्रोजन हटाया चाहे यहां से हटाया तो ये तो बन गया हमारा एन ब्यूटाइल, और इन दोनों में से कहीं से भी हाइड्रोजन हटाया तो बन गया एस ब्यूटाइल। तो डिफरेंस क्लियर हो गया एन ब्यूटाइल और एस ब्यूटाइल में, ठीक है। तो एन ब्यूटेन से दो एल्काइल ग्रुप प्रोड्यूस होते हैं, एन ब्यूटेन से दो एल्काइल ग्रुप प्रोड्यूस होते हैं, एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। एन ब्यूटेन से बोल रहा हूं, नॉट ब्यूटेन, ठीक है। तो ये सेकेंडरी हुआ। अब अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं समझाने के लिए, ध्यान देना। अब अगर मैंने यहां ले लिए दोनों CH3, ये भी CH3 सॉरी CH3 तो पहले ले चुका हूं मैं, CH2 CH3, तो 5 कार्बन हो गए, सेकेंडरी ब्लू कार्बन पर ही है, तो ये N ये बन जाएगा मेरा आपका N पेंटाइल, जिसको N एमाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी N नहीं S एमाइल और S पेंटाइल सेकेंडरी, तो इस सेकेंडरी कार्बन पर वैलेंसी फ्री है, ठीक है, सेकेंडरी पे। चलो कंफ्यूजन हो रहा हो तो फिर देखो CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5, क्या नाम दिया जाएगा इसका कॉमन नेम? IUPAC नेम तो पेंटेन, कॉमन नेम एन पेंटेन, IUPAC नेम ओनली पेंटेन, कॉमन नेम पुराना नाम एन पेंटेन। अब मैंने
क्या किया, अगर इस रेड वाले सर्कल वाले से हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH CH2 CH3। तो ये वाला और ये वाला एक ही बात तो है, और ये हमारा सेकेंडरी कार्बन और ये वाली वैलेंसी, तो इसका नाम ये क्या है, एस पेंटाइल। एस पेंटाइल ये बन गया एस पेंटाइल। यहां आपने OH लगा दिया, सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल, या NH2 लगा दिया, सेकेंडरी एमाइल एल्कोहल, सेकेंडरी एमाइल एल्कोहल। OH लगा दिया तो इसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी एमाइल एल्कोहल। नहीं तो सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल, दोनों नाम एक ही है, तो इसको सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल बोलेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया आपको। तो अब देखो ये तो हो गया सेकेंडरी पेंटाइल, लेकिन अगर मैं इनमें से दोनों में से कहीं से भी हटाऊं तो जो मेरे पास बनेगा वो ये बनेगा, CH3 CH2 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 CH2। देखो हाइड्रोजन यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ, यहां से हटाओगे तो ये बन गया, ठीक है, यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ एक ही बात है। अब इतना तो ब्रेन आपका चलना चाहिए बेटा। अब ये हो गया एन पेंटाइल, ये हो गया बेटा एन पेंटाइल। चलो ठीक है, ये एन पेंटाइल हो गया, पर यहां पर सेकेंडरी पेंटाइल दो बन रहे हैं, सेकेंडरी पेंटाइल दो बन रहे हैं। एक तो जब हमने ये यहां से हटाया तो ये वाला बन गया जिसमें मैंने सर्कल लगा दिया, लेकिन अगर मैं इसको देखें, हम जिसमें बॉक्स बना दिया, सर्कल नहीं बना के बॉक्स बना रहा हूं मैं, इसमें से कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटाओ, बात एक ही है। जब अगर हम एन पेंटेन के इन दोनों में से कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटाओगे तो एन पेंटाइल बनेगा, बीच में से हटाओगे तो एस पेंटाइल बनेगा, लेकिन ये भी तो बन रहा है एक एस पेंटाइल। देखो यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ बेटा, तो देखो अब ये यहां से हट गया, चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ एक ही बात है बेटा, यहां से हटा तो अब ये भी सेकेंडरी है, बिल्कुल सेकेंडरी है, क्योंकि CH पे दो CH3 होते हैं तो आइसो है, अदरवाइज CH पे बाकी कोई भी एल्काइल ग्रुप हो। अब यहां पर देखो इस केस में R की वैल्यू क्या है, CH3, इस R की वैल्यू क्या है, CH3 CH2 CH3, इस R की वैल्यू क्या है, CH3, इस R की वैल्यू क्या है, CH3 CH2 CH3, और यहां पर इस R की वैल्यू क्या है, CH3 CH2, इस R की वैल्यू क्या है, CH3 CH2। ठीक है, तो अब ये भी सेकेंडरी है बेटा, ये भी सेकेंडरी है। अब कोई स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है तो अगर मैंने यहां से हटा दिया तो भी तो वही बात है बेटा, चलो यहां से हटा दो तो भी क्या होगा, वही तो बना, एक R CH3 है, दूसरा R CH3 CH2 CH2 है, खाली यूं नहीं हो गया, यूं कर दिया अपन ने, और क्या है। एनीवे, अब यहां से हाइड्रोजन हटाओ चाहे यहां से हाइड्रोजन हटाओ, बनेगा ये। अब ये तीसरा बन गया, यानी एन पेंटेन से तीन एल्काइल ग्रुप बन रहे हैं। एक तो एन पेंटेन से एन पेंटाइल बन रहा है, एन पेंटेन से हम एस पेंटाइल जनरेट कर सकते हैं जो ये किया, लेकिन एस पेंटाइल अब दो तरह के हैं, तो ये भी तो एस पेंटाइल है। तो अब देखो यहां आ गई प्रॉब्लम, नजर आ गई प्रॉब्लम, दो एस पेंटाइल, दो एस पेंटाइल, चक्कर बढ़ गया। तो कॉमन नेमिंग की ये लिमिटेशन है बेटा, तभी तो IUPAC आया, इसको हटाना पड़ा। तो अब कॉमन नेमिंग ने इसको मीट आउट करने के लिए क्या किया, इसका नाम दे दिया एक्टिव एस पेंटाइल। क्या दे दिया, एक्टिव एस पेंटाइल। तो अब अगर ऐसा आ जाए तो उसको एक्टिव एस पेंटाइल, क्यों, चुप रहो, कुछ नहीं, बस याद करो। अब इस वजह से कॉमन नेमिंग को हटाना पड़ा। ये चुप रहो बस याद करो, मैं नहीं कह रहा हूं, कॉमन नेमिंग कह रही है, मैं तो उनके वर्ड्स बोल रहा हूं, ठीक है।
तो अब उस वजह से अब इस तरह की बहुत सारी रटने वाली चीजें आ जाएगी कॉमन नेमिंग में। तो कॉमन नेमिंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, मिलियंस ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल्स हैं, अब हर का नाम तो याद नहीं कर सकते हैं, इस वजह से तो आईपीसी नेमिंग आई थी। तो ये हो गया एक्टिव एस्पेंटाइल। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं हमारे सिलेबस में मेंशन है कॉमन नेमिंग अप टू 5 कार्बन। सिलेबस में देखो, जेईई मेंस का सिलेबस देखो, नीट का सिलेबस देखो, आईआईटी का सिलेबस देखो, इसलिए मैं 5 कार्बन तक के कॉमन नेमिंग को डिस्कस कर रहा हूं। अब यहां पर OH आ गया तो एस्पेंटाइल एल्कोहल, लेकिन यहां पर OH आ गया तो एक्टिव एस्पेंटाइल एल्कोहल। OH आ गया एक्टिव एस्पेंटाइल एल्कोहल, Cl आ गया एक्टिव एस्पेंटाइल क्लोराइड। अब वो हमारे सिलेबस में अप टू 5 कार्बन तक है तो याद करेंगे हम। अब केवल 2 एल्काइल ग्रुप और रह गए, बहुत छोटे सिंपल हैं, ये समझ में आ गया। टर्सरी एल्काइल क्या हो जाएगा? टर्सरी एल्काइल ग्रुप। तो देखते हैं टर्सरी एल्काइल ग्रुप क्या है। तो टर्सरी एल्काइल ग्रुप में नाम से क्लियर है, टर्सरी कार्बन पर जब वैलेंसी फ्री होगी तो हम उसको बोलेंगे टर्सरी एल्काइल ग्रुप। तो देख, टर्सरी एल्काइल ग्रुप में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आर कुछ भी हो सकते हैं। आइसो और सेकेंडरी में जो प्रॉब्लम थी वो मैंने क्लियर कर दी। अब जैसे ये टर्सरी कार्बन है रेड वाला और इस पे वैलेंसी फ्री है तो दिस इज टर्सरी एल्काइल ग्रुप। अब यहां पर ये हो जाएगा CH3 तो इट इज कॉल्ड टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी में कम से कम 4 कार्बन तो चाहिए, यानी ब्यूटाइल से स्टार्ट होगा। और ये हमारा रेड वाला टर्सरी कार्बन जो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से पेंटाइल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी एक CH3 CH2 कर लो, बाकी 2 CH3 पेंटाइल, 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये टर्सरी पेंटाइल और ये रेड वाला कार्बन हमारा। तो अगर वैलेंसी टर्सरी कार्बन पर फ्री है, अब यहां OH लगा दिया तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, यहां हमने Cl लगा दिया तो टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। कॉमन नेम मतलब एल्काइल ग्रुप प्लस नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह से ये टर्सरी बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। टर्सरी ब्यूटाइल टर्सरी पेंटाइल 5 कार्बन तक चले तो यही है, और आगे भी बना सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आपने यहां ये कर लिया तो ये क्या हो जाएगा? ये भी टर्सरी कार्बन पे वैलेंसी फ्री है तो 1 2 3 4 5 6 टर्सरी हेक्साइल, लेकिन अपन को जाना नहीं है। ये टर्सरी हेप्टाइल 1 2 3 4 5 6 7 और टर्सरी कार्बन पे वैलेंसी फ्री है। टर्सरी हेप्टाइल पर इतना लेंदी जाना नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर है जो भी कॉमन नेम ने बताए हैं तो उससे अपन आगे थोड़ा जा सकते हैं कॉमन नेमिंग में भी। और एक लास्ट फाइनल जो आ रहा है एल्काइल ग्रुप, वो आ रहा है नियो एल्केन एंड नियो एल्काइल ग्रुप। बस ये लास्ट है, इसके बाद मैं क्लास ओवर करूंगा, फिर कॉमन नेमिंग को आगे नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करूंगा। अभी एक क्लास की और बाकी है, विनाइल एलाइल, ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप्स हैं, डाइएल्काइल ग्रुप्स हैं, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्लास लंबी होती जा रही है। नियो एल्केन, तो इस तरह के एल्केन को हम, इसमें एक क्वाटरनरी कार्बन होगा, जैसे ये है, तो इसको हम बोलेंगे नियोपेंटेन। देखो ये याद ही करने पड़ेंगे तभी तो हटाया बेटा इनको, ठीक है, नियोपेंटेन। और अगर मैं ये ले लूं बेटा, ध्यान देना, CH3 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 CH2R, तो इसको बोलते हैं हम नियो एल्केन। नियो एल्केन, नियो एल्केन में आइदर लेफ्ट साइड और आइदर राइट साइड आपको ऐसा स्केलेटन मिलेगा। C पर CH3 और CH2। अब R की वैल्यू H है जैसा यहां, तो ये नियोपेंटेन हो जाएगा। R की वैल्यू CH3 है तो ये नियोहेक्सेन हो जाएगा। और अब इन तीनों में से एक भी हाइड्रोजन हटा दोगे तो उसको बोलेंगे नियोपेंटाइल और नियोएमाइल। तो ये आप देखो याद करने हैं तो करने ही है। दिस इज द नियोपेंटाइल
नियोपेंटाइल, Cl आ गया नियोपेंटाइल क्लोराइड, OH आ गया नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो मैं ये वाली क्लास ये ओवर करता हूं और अभी एल्काइल ग्रुप जो मेन पॉइंट थे एल्काइल ग्रुप के वो डिस्कस कर लिए, और मुझे एक क्लास और चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कॉमन नेमिंग कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।